हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के भारतीय राज्य व्यवस्था के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। ये बहुत ही पतली बुकलेट है, आप देख सकते हैं। सारी पॉलिटी 64 पेजेस में कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देख कर जाएँ, आपको निश्चय से लाभ होगा। और हाँ, जिन स्टूडेंट ने पॉलिटी पढ़ ली है तो आप इस सीरीज को रिवीजन के तौर पर जरूर लीजिएगा, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट हैं तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत इसमें बेसिक से कवर किया है और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके ये सारे टॉपिक को कवर किया है, ठीक है। और आप देखिए, मेरा जो टारगेट है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो जो मेरा टारगेट है कि आपको कम पढ़ा कर, मतलब सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जितना एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कम पढ़िए और उससे आपके लिए जो आउटपुट हो वो मैक्सिमम हो। आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं, लेकिन टॉपिक में आप वही चीज़ पढ़िए जो एग्जाम में क्वेश्चन उससे बनते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मेरा टारगेट है आप लोगों को यही कर। देखिए, आप लेक्चर को देखकर फीडबैक जरूर शेयर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जो भी आपको डाउट है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन करिए और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ठीक है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने एक कोटेशन से। देखिए, इसके पहले मैंने जो सीरीज स्टार्ट की थी, इकोनॉमिक की सीरीज स्टार्ट की थी, इकोनॉमिक, एंड साथ में मैंने बायोलॉजी पढ़ाया था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इकोनॉमिक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टैटिक पोर्शन और करंट के पूछे जाते हैं। तो आप जो जितने भी हैं स्टैटिक पोर्शन है, मैंने बहुत ही अच्छे से कवर किया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स की और बायोलॉजी की। देखिए, इस इकोनॉमिक के टोटल 15 लेक्चर हैं, 15 लेक्चर है। आप उसको 1.5 स्पीड में भी देखेंगे तो आपका घंटे में 7 से 8 घंटे में आपका पूरी इकोनॉमिक रिवाइज हो जाएगी। और वही बायोलॉजी की बात करें तो मैं पूरी बायोलॉजी 12 लेक्चर भी कवर की हूँ। अगर आप इसको भी 1.5 में देखते हैं तो ये भी 7 से 8 घंटे में आपकी पूरी बायोलॉजी रिवाइज हो जाएगी, या आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इकोनॉमिक मैंने पहले क्यों स्टार्ट की थी, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको इकोनॉमिक थोड़ा टफ लगती है। तो मैंने इसीलिए स्टार्ट की थी कि अभी स्टूडेंट के पास थोड़ा टाइम है, तो ताकि वो 1 से 2 बार लेक्चर को देखकर अच्छे से वो रिवाइज कर ले, ठीक है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपने कोटेशन से। ये कोटेशन है स्वामी विवेकानंद जी के। आइए देखते हैं इनके अनुसार। देखिए, मैं कहती हूँ कि आप मेहनत करके कुछ भी हासिल कर सकते हो, कहीं भी आप जा सकते हो, ठीक है। देखिए, आपके लाइफ में स्ट्रगल तो आएगा ही, आपके लाइफ में स्ट्रगल आएगा, लेकिन हाँ, स्ट्रगल करने के बाद जो भी आपकी जो लाइफ होगी वो बहुत ही शानदार होगी, ठीक है। तो आप स्ट्रगल से, यानी कि संघर्ष से आप मत घबराइए। संघर्ष का आप अपने जीवन का साथी बना लीजिए। आप ये सोचिए कि अगर संघर्ष नहीं आएगा तो मैं उतना मजबूत नहीं बनूंगा या उतनी मजबूत नहीं बनूंगी। देखिए, सबके लाइफ में संघर्ष आता है, सबके लाइफ में ऐसे फेज आता है कि उसे लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हमें गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, आपको वहीं से ही ऊपर उठना है। फिर से सारी चुनौतियों का सामना करते हुए आप अपने रास्ते पर चलिए। फिर आप खुद देखेंगे कि आपको सफलता कैसी नहीं मिलती है, ठीक है। देखिए, जो भी असफलता और सफलता का जो हमारा होता है रेशियो, वो बहुत ही माइन्यूट होता है। जो सफल व्यक्ति होते हैं और जो असफल व्यक्ति होते हैं उनके बीच जो अंतर है बहुत ही कम अंतर होता है। तो आपसे जो गलतियां हुई हैं पहले वो आप सिर्फ सुधार लीजिए। फिर आप खुद देखेंगे कि आपके पास सफलता कैसी नहीं आती, आपको सक्सेस कैसे नहीं मिलती है। अगर आप रुक गए, थक गए कि मुझसे अब नहीं हो गया, मैंने बहुत पढ़ लिया, तो नहीं, आपने गलत है। जो स्टूडेंट अपना 100% दिया होगा, जो सब कुछ अपनी श्रद्धा और निष्ठा से सब कुछ किया होगा, कहने का मतलब है कि वो टेस्ट सीरीज भी दिया होगा अच्छे से, वो रिवाइज भी अच्छे से किए होंगे और वो सारे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट किए होंगे, तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा। कभी कभी होता है कि बाई लक बोलते हैं उसको, हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो कभी कभी होता है, लेकिन नहीं, आपका जो कर्म है, आपकी जो मेहनत है उसी के द्वारा ही आप सफलता पाए जाएंगे और कहीं भी जा सकते हैं। आप रुकिए नहीं, थकिए नहीं, ठीक है। तो जो कोटेशन है मेरा इसी के बेस पे है। देखिए क्या है, संघर्ष से तुम करो मित्रता, चुनौतियों का तुम शिकार करो, थकना रुकना है कायरों का काम, मेहनत से अपना चमत्कार करो, ठीक है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर से।
आज का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान। देखिए, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपसे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि भाग ए में क्या है या नागरिकता किस भाग में है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, इससे ज़रूर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए, थोड़ा सा कम पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए। मैं आपको उतना ही बता रही हूँ जितना एग्जाम के लिए ये इनफ है, जितना एग्जाम के लिए आपको चाहिए वही चीज़ बता रही हूँ। देखिए, जो इसके भाग हैं, भाग टोटल 22 हैं, ठीक है। तो मैं आपको वही याद कराऊंगी जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो ये आपको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे, लेकिन हाँ, मोस्टली वही याद करिए जो एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नागरिकता पूछ लिया कि नागरिकता का कौन से अनुच्छेद से स्टार्ट है, कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि 5 से 11 है दे दिया है, या पूछ लिया 6 से 11 या 6 से 12, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो आपको ये भी आर्टिकल भी याद करना पड़ेगा कि 1 से 4 तक हमारा क्या है, भाग ए है। भाग ए में क्या आता है, उसका राज्य क्षेत्र। तो ये सब आपको थोड़े देखने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, जो भाग ए है, तो भाग ए में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, वो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 1 से 4 के बीच में आता है। 1 से 4 तक का जो है वो भाग ए है, ठीक है। नागरिकता कहाँ किस भाग में आता है, भाग 2 में। ये 5 से 11 क्या है, ये नागरिकता है आर्टिकल। अब देखिए, जो भाग 3 मूल अधिकार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूल अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है, 12 से 35 के में क्या है, ये मूल अधिकार, ठीक है। देखिए, फिर क्या, भाग 4 राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व कितना है, 36 से 51 है। क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और हाँ, भाग 4 का मूल कर्तव्य है, याद रखिएगा, पूछा गया कई बार। मूल कर्तव्य किसमें है, भाग 4 का में मूल कर्तव्य है। ये कौन सा आर्टिकल है, 51 का, ठीक है। अब देखिए, इतना तो आपको याद ही करना है, भाग 4 का तक, ठीक है। अब देखिए, भाग 5 में, देखिए थोड़ा सा ट्रिक से कुछ ऐसे याद करिए। भाग 5 में क्या है, संघ है, संघ। फिर आप देखेंगे यहाँ पे नीचे जो भाग 6 में है, राज्य है। भाग 5 में क्या है, संघ है, यानी कि संघ। फिर भाग 6 में क्या है, राज्य है, ठीक है, ऐसे याद हो गया। अब आप देखेंगे भाग 7 में हमारा क्या है, इसको निश्चित कर दिया गया, तो इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब भाग 8 देखिए, संघ राज्य क्षेत्र का क्या है, पहले संघ है, फिर राज्य है, 6, फिर 7 निश्चित है, फिर 8 हमारा संघ राज्य क्षेत्र। देखिए 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 9 पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। भाग 9 पंचायत से रिलेटेड है, जो कि कितना आर्टिकल है, 243 टू 243 रा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। भाग 9 का नगर पालिका, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से, 243 ता से 243 या 6 तक, ठीक है, ये है। और आप क्या याद करेंगे, भाग 9 का खा भी याद करिए, सहकारी सोसाइटी पूछ लिया जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, पंचायत, नगरपालिका, सहकारी सोसाइटी। अब देखिए, भाग 10 में आप आइए, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। देखिए, वहाँ तक तो आपके लिए आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट थे, यहाँ तक के लिए सारे आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, यानी मूल कर्तव्य तक के लिए आपको एक एक आर्टिकल याद करना है कि 36 में क्या है, 51 क्या है, ये आपको याद भी करना पड़ेगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी सारे टॉपिक तब मैं आपको बताऊंगी एक करके। लेकिन ये सब भी आप जानिए कि मूल कर्तव्य कहाँ पे कितना आता है, 51 का मूल कर्तव्य है, या मूल अधिकार कहाँ है, 12 से 35 मूल अधिकार है। नागरिकता कहाँ है, 5 से 11 तक क्या है, नागरिकता है, ठीक है। आपने देख लिया, भाग 5 में संघ है, ठीक है। ओके, अब आइए हम क्या है, देखिए मैं आपको वही बता रही हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आपको वही पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। आप बस ये याद करिए, आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखिए, आपके इंपॉर्टेंट तब हो जाते हैं जब इससे रिलेटेड करंट में कुछ होता है मुद्दा, तभी आपको ये सब पढ़ने होते हैं, ठीक है। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध कितना है, 245 से 263, ठीक है। भाग 11 क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध है। अब आइए देखते हैं भाग 12, देखिए इंपॉर्टेंट है। भाग 12 संपत्ति का दिया है। देखिए, जो संपत्ति का क्या था, ये पहले मूल अधिकार में था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, संविधान में संशोधन करके इसको भाग 12 में कर दिया गया है, ठीक है। ओके, भाग 12 में कर दिया गया। और ये भी याद रखिए, जो इसका अध्याय है भाग 12 का 4th में है, संपत्ति का अधिकार 300 का में, ये भी पूछा गया किस आर्टिकल का, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, भाग 13 पढ़ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 13 क्या है, भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, बस आप इसको पढ़िए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये आता है, संघ एवं राज्यों के
अधीन सेवाएं, जो हम तैयारी कर रहे हैं कि हमारे एक अध्याय फर्स्ट में क्या है, सेवाएं हैं। एक हमारा होता है लोक सेवा आयोग, ठीक है, लोक सेवा आयोग, इसके भी आर्टिकल आप ध्यान में रखिएगा। अब हमारा देखिए भाग 14 का में, भाग 14 का में क्या है, अधिकरण, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 5 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये का पूछ लेते हैं निर्वाचन कहाँ से है, 324 से 329 के क्या है, निर्वाचन के लिए आर्टिकल है। अब देखिए जो हमारे भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी कि विशेष उपबंध आप ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन हाँ भाग 17 ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दिया गया है राजभाषा, राजभाषा 343 से 341 में, ये भी आर्टिकल भी याद रखिएगा, ठीक है, ओके। अब आइए भाग 18, भाग 18 में क्या दिया गया, आपात उपबंध, क्या दिए गए हैं, आपात उपबंध 352 से 360 के बीच में जो है ये आपात उपबंध है, ठीक है, आपात, ठीक है, जैसे आपातकालीन, जैसे प्रेसिडेंट लगा दिए, तो ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब देखिए भाग 20 संविधान का संशोधन 368 कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। भाग 21, भाग 19 क्या था, प्रकीर्ण था। फिर भाग 21 क्या है, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, ठीक है। फिर भाग 22 देखिए इसमें क्या था, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ठीक है। इसको बस आप ऐसे देख लीजिएगा, लेकिन आप वही चीज़ ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको जोर देकर आपको बताया है कि आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये थे 22 भाग थे, ठीक है, ओके। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, क्या है, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। देखिए इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उससे भी बनते हैं, जब भी हमने बताया 1 नंबर का। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिन लोगों ने लगाया होगा वो लोग तो देख ही लिए होंगे कि उससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ओके। तो संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, स्वतंत्रता के पहले कितने संविधान सभा में लोग थे, कौन कौन सी समितियाँ थी, समिति थी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमीशन, ये सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए क्या था, स्वतंत्र जो संविधान सभा था, जो की जो बैठक थी सबसे पहले हमारी कब की गई थी, कोई बताएगा, संविधान सभा की जो बैठक थी सबसे पहले कब की गई थी, बताइए, कब किसी ने बताया, ये इसकी बैठक कब थी, तो इसकी बैठक पहली बार कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को इसमें इसकी पहली बैठक हुई थी, ठीक है। और इस बैठक में 15 महिलाओं ने भी, 15 वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था, कहने का मतलब है कि इसमें महिलाएं भी शामिल थी, ठीक है। और बताइए जो इसका गठन था संविधान सभा का, ये गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा स्टार्ट की गई थी। कैबिनेट मिशन कब आया था, पूछा जाता है एग्जाम में, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, इसी के द्वारा ये सभा संपन्न स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और आप क्या जानेंगे, इसकी जो अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की 24 जनवरी, कई जो मैं बता रहे हैं सब एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है, ओके। चलिए आइए देखते हैं हम लोग, देखिए इसमें क्या है, स्वतंत्रता के पूर्व कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई, ठीक है। अब हम देख रहे हैं संविधान सभा, देखिए इसका जो गठन है किसके द्वारा की गई है, कैबिनेट मिशन के द्वारा ही की गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं कैबिनेट मिशन कब आया है, 1946 में आया है, इसी के द्वारा संविधान सभा की गठन की गई है, ठीक है। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने किया था, ठीक है, यानी कि इसका जो निर्माण की जो प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हुई है, कैबिनेट मिशन योजना से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो भारतीय संविधान का निर्माण है किस योजना के तहत हुई थी, तो कौन सी योजना थी, कैबिनेट मिशन योजना थी 1946 द्वारा, ठीक है। इसमें कुल महिलाएं कितनी थी, 15 थी, अभी हमने बताया था। इसकी जो प्रथम बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। और इसकी जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और हाँ, ये भी पूछा गया था आपसे, संविधान अंगीकृत कब किया गया है, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया है। इसके कुल जो अधिवेशन हुए हैं 11 + 1 यानी कि 12 अधिवेशन हुए हैं। देखिए 12 कैसे हो गए हैं, देखिए 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया, अभी हमने देखा है, इसलिए इस दिन को जोड़कर इसको भी जोड़ा गया है। तो संविधान के कुल अधिवेशन 12 माने जाते हैं, लेकिन कुछ छाप स्रोतों में इनकी संख्या 11 पाएंगे, ठीक है। अगर उसको हटा देंगे तो संख्या कितनी पाएंगे आप लोग, 11 पाएंगे, ठीक है।
अब हम देखेंगे संविधान सभा सदस्य क्या है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि विभाजन से पूर्व कितने सदस्य थे और विभाजन के पश्चात कितने सदस्य रह गए थे। ठीक है, देखिए इनका जो सदस्य है चयन इस प्रकार किया गया था। देखिए क्या है, विभाजन से पूर्व आप देख रहे हैं विभाजन से पहले इसमें जो कुल संख्या कितने थे 389 थे, जिसमें से 93 देसी रियासतों से थे और 296 में से 292 थे 11 गवर्नरों के प्रांतों से और जो 4 थे मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से थे। ठीक है, लेकिन वही विभाजन की बात करें तो कुल संख्या 299 हो गए। कितने हो गए 299 हो गए। ठीक है, जिसमें से 229 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से थे और 70 जो थे भारतीय रियासतों से थे। ठीक है, इसकी चयन विधि है किस चयन विधि के अकॉर्डिंग किया गया था, लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाना था। यानी कि 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य का चुनाव किया जाना था। ठीक है, सदस्यों का चुनाव प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, अतः यह चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। किसके आधार पर होना था चुनाव, ये प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था। ठीक है, देखिए इसमें आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रख लीजिए जो संविधान सभा सदस्य थे विभाजन के पश्चात इतने थे। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। ठीक है, और कम बनने की भी उम्मीद है। ठीक है, ओके, अब आइए हम लोग एक देखते हैं नोट क्या है। देखिए से क्या है, देखिए लोकसभा और राज्यसभा की जो वेबसाइट पर लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर संविधान निर्माण में लगे समय को क्या दिखाते हैं 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन का समय मिलता है। ठीक है, जिसका कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि को शामिल नहीं किया जाना है। ठीक है, देखिए कितना जो संविधान निर्माण प्रक्रिया में कितना समय लगा है ये क्या बताते हैं इनकी वेबसाइट कि 2 वर्ष 11 माह 17 दिन और 1 दिन को इन्होंने शामिल नहीं किया है। यानी कि ठीक है कैसे होते हैं। अब हम देखेंगे प्रमुख समिति। देखिए समिति से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको ये आप खुद ही देखेंगे इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखिए आइए देखते हैं। देखिए जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, आप सभी जानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। देखिए जितने मैं आपको बता रही हूँ समितियाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सभी को याद रखना है। क्या करिए आप कम से कम 1 से 2 बार आप अपने मन में बोलिए ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, क्योंकि मेरा टारगेट है आपको यहीं पे याद कराना है। 100% आप यहीं पे याद कर लीजिए। इसीलिए मैं कई बार कुछ चीज़ें बहुत रिपीट करती हूँ, बहुत जोर देती हूँ, इसी कारण जोर देती हूँ ताकि वो चीज़ जब आप कोई चीज़ सुन लेते हैं तो वो चीज़ आपके माइंड में लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं क्या अभी बताया हमने। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। ठीक है, देखिए जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये हमारे 3 समिति थी इनके द्वारा, एक संघ समिति, एक राज्यों संबंधी समिति, एक संघीय संविधान समिति। ये जो तीनों थे इसके जो अध्यक्षता कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन कौन से याद करिए, संघ समिति, देखिए संघ के हो गए, राज्य के हो गए और संघीय संविधान समिति, संविधान के भी संघीय संविधान समिति, राज्यों संबंधी समिति और संघ समिति, संघ शक्ति समिति। थोड़ा आप ऐसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी याद रखने में। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। अब आइए हम देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो किसके अध्यक्ष थे, ये देखिए प्रक्रिया, इन्होंने क्या किया, प्रक्रिया किया था, प्रक्रिया और क्या किया था, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्भ समिति पूछा गया। तदर्भ समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और संचालन स्टीयरिंग समिति के कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष हैं। अब आइए देखिए भी पूछा गया है मौलिक अधिकारों, ये एक बार क्वेश्चन बना था कि अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों और अपवंचित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वो कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये किसके अध्यक्ष हैं, मौलिक अधिकारों के भी अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रांतीय संविधान समिति, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। एक और देखिए आप, तदर्भ या झंडा समिति के अध्यक्ष अभी हमने क्या बताया आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, और देखिए इसके कुछ अन्य सदस्य हैं जो आप देखिए, अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसकी जो गठन की तिथि है 23 जून 1947 को है तदर्भ समिति के। ठीक है,
अब देखिए, जो संविधान सभा के लिए हुए चुनाव का जो परिणाम आया था, इसमें कुल सीटें 296 सीटें थीं ब्रिटिश भारत के। उस समय कांग्रेस की जो कितनी थी, 208 कांग्रेस की थी, और मुस्लिम लीग 73 थी, और अन्य सदस्य इसमें 15 थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न। ठीक है, देखिए, संविधान सभा के प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। कब किया है? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ है। कब लागू हुआ है पूर्ण रूप से? ये भी याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 299। कब थे? भारत विभाजन के पूर्व कितने थे? 389 थे। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, देखिए, इस समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? अभी हमने देखा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, और इसमें कुल सदस्य संख्या कितने थे? 7 अध्यक्ष समिति ने इनको भी इंक्लूड किया है। इसका जो गठन किया गया है 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया है। इसके जो अन्य सदस्य हैं क्या है? N गोपाल स्वामी, क्या है? N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र एवं DP खेतान बाद में स्थान लिया। देखिए क्या हुआ, BL मित्र का स्थान किसने लिया था? N माधव राव ने। किसने लिया था? N माधव राव ने। और DP खेतान का किसने लिया था स्थान? TT कृष्णमचारी ने। ठीक है, TT कृष्णमचारी ने लिया है स्थान। ठीक है, देखिए क्या हुआ है, आप ये सदस्य के कोई नाम याद रखिएगा। कभी कभी आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो आप सब याद रखिए। देखिए, आपको याद कैसे रखना है, थोड़ा सा माइंड में आप जोड़ दीजिए। एक गोपाल स्वामी थे, आप ऐसे याद रखिए, गोपाल स्वामी मुंशी क्या थे? गोपाल स्वामी गोपाल थे, तो कृष्ण को भी गोपाल बोलते हैं। ठीक है, फिर सादुल्ला थे, वो सादे रहते थे। ठीक है, फिर माधव थे, कौन थे? माधव थे। फिर कृष्णा थे, सब उन्हीं के नाम है, कृष्णा, माधव, कृष्णा स्वामी, कृष्णमचारी, गोपाल स्वामी, मुंशी, KM मुंशी। ठीक है, तो ऐसे आप ये थोड़ा सा कर लेंगे तो आपको लंबे समय तक आपके माइंड में बना रहेगा। ठीक है, ओके, अब आइए हम देखते हैं कुछ परोक्षोपयोगी दृष्टि क्या है। देखिए, संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर, अभी हमने देखा था, एक प्रतिनिधि के अनुपात में। ठीक है, कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे ये पूछा गया है। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? आप देखिए कौन कौन से थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। कौन कौन से थे? इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा क्या क्या है? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये किसने कहा है बताइए? कांग्रेस सभा, वो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये कहा था ग्रेनविले ऑस्टिन ने। ग्रेनविले ऑस्टिन ने। देखिए, प्रथम भारत सचिव या मंत्री कौन थे? हेनरी स्टैनले। हेनरी स्टैनले प्रथम भारत सचिव या मंत्री कौन थे? हेनरी स्टैनले। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ नोट है। देखिए, जो हमारे संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। कौन? फ्रैंक एंथोनी थे। लेकिन हाँ, और क्या थे? जिनको 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। देखिए, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष, मत अब देख लीजिएगा, उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, उपाध्यक्ष। लेकिन जो अगर अध्यक्ष की बात करें, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको वहीं पे जोड़ दूंगी जहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हैं। ठीक है, तो अगर पूछे संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या बताएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नोट, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया। देखिए, मैंने आपको बताया था संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी, देखिए 9 दिसंबर, फिर 2 दिन बाद हुई थी 11 दिसंबर,
ठीक है। फिर 2 दिन बाद हुई थी 13 दिसंबर, इस समय हुई थी। लेकिन जो 9 दिसंबर को ही क्या है 9 दिसंबर को ही अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सन तो पता है 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वही 11 दिसंबर में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, ओके। अंतिम बैठक कब हुई है आपको याद है? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अंतिम बैठक हुई। अब हम देखेंगे कुछ संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए इसकी जो बैठक हुई है क्या है 9 दिसंबर 1946 को, अभी देखा है आपने। अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष है। और स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी उपाध्यक्ष कौन है? एस.सी. मुखर्जी। कौन है? एस.सी. मुखर्जी, याद रखिएगा। और हाँ, ये भी पूछा गया था संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? बी.एन. राव। कौन है संवैधानिक सलाहकार? बी.एन. राव। देखिए संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लेकिन जो अभी हमने बताया था, जो वेबसाइट है लोकसभा और राज्यसभा के संविधान निर्माण में, उसमें दिया है 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में कौन से लगाएंगे? यही आप लगाएंगे। ठीक है, और आप अगर देखेंगे प्रारूप पर बहस कितने दिन तक चला? प्रारूप पर बहस 114 दिन तक बहस जारी रहा। कुल व्यय कितना आया ये आप बस ऐसे देख लीजिए कितना आया, बट इतना एग्जाम में क्वेश्चन इससे नहीं बनते। ठीक है, कुल वाचन 3 है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा अपनाया गया कब? अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा या संविधान अपनाया गया। ठीक, सभा नहीं, संविधान अपनाया गया। और संविधान जो लागू हुआ है, कब से लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों डेट आप याद रख लीजिएगा। जब संविधान अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। 49-50। ठीक है, आप ऐसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं। देखिए अंतरिम सरकार, क्या देखते हैं? अंतरिम सरकार। देखिए इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। जो अंतिम सरकार कब बनी है? 26 अक्टूबर 1946 को। 26 अक्टूबर 1946 को। अब देखिए मंत्री है, उनके मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, ये 1946 के। जो JL यानी जवाहरलाल नेहरू थे, ये किस मंत्रालय के थे? विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले के थे। इनके अंदर ये मंत्रालय था। जो सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्रालय था, ये वल्लभ भाई पटेल के अंदर थे। इसके मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल मंत्री थे। ठीक है, ये आपको याद करने हैं कि मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ कि जो मैं आपको बता रही हूँ इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं। ठीक है, देखिए जवाहरलाल नेहरू के अंदर में कौन सा था मंत्रालय? तो वो विदेश मंत्रालय था और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले मंत्रालय था। वही अगर हम बात करें वल्लभ भाई पटेल जी की, तो उनके अंदर सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्रालय था। सी राजगोपालाचारी जी के अंदर में शिक्षा मंत्रालय था। लियाकत अली के अंदर में वित्त मंत्रालय था। जोगेंद्र नाथ मंडल के अंदर विधि मंत्रालय था। अब्दुल रब निस्तर कौन से मंत्रालय के थे मंत्री? रेल मंत्रालय के मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के मंत्री थे। डॉक्टर C.H. भाभा ये थे कारखाना एवं शक्ति मंत्रालय के मंत्री। बलदेव मानी बल है तो रक्षा करो, तो रक्षा मंत्रालय के ये मंत्री थे। I. चुंदरीकर ये वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री थे। ठीक, I. चुंदरीकर याद रखिएगा। ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? भारत के प्रथम पढ़ेंगे और अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या हुआ था प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध हुआ था, कोई बताएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताइए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए प्लासी का युद्ध के बाद क्या हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। ये आपको पता होगा। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताइए, जो प्लासी का युद्ध कब हुआ? बताइए, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। फिर इसके बाद जो गवर्नर हमारे बने हैं बंगाल गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव बनाए गए हैं। ठीक है, ओके। अब आइए हम देखते हैं। देखिए जो रॉबर्ट क्लाइव थे बंगाल के गवर्नर थे। कब आए? 1758 से 60 तथा 1765 से 67 के। ये आप याद रखिएगा कि प्लासी के युद्ध के बाद जो गवर्नर बने हैं बंगाल के गवर्नर, वो रॉबर्ट क्लाइव बने हैं। ठीक है,
अब अगर हम बात करें उनकी वारेन हेस्टिंग की, अगर हम बात करें वारेन हेस्टिंग की, तो वारेन हेस्टिंग जो है ये कब आए, ये बंगाल का गवर्नर थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। क्या थे, इन्हीं को क्या कर दिया गया था। हमने जब मैंने आपको पढ़ा रही थी भारत का संवैधानिक विकास, तो मैंने आपको बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या आया था हमारे, कि भारत के जो गवर्नर थे उनको भारत के नहीं, जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बना दिया गया है, बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया है। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिए गए। तो कौन है, वारेन हेस्टिंग है। ठीक है, याद रखिएगा। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, अब क्या किया गया है, जो हमारे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, अब क्या बना दिया गया है, अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया है। क्या दिया गया, अभी पूरे भारत के गवर्नर जनरल हो गए। पहले यहाँ तक क्या थे, केवल बंगाल के गवर्नर, फिर इनको क्या दे दिया गया है, गवर्नर जनरल दे दिया गया। अब फिर कहाँ तक चेंज हो गया, विलियम बेंटिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल थे, अब इनको क्या बना दिया गया पद, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो आप क्या बताएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड कैनिंग जो भारत का गवर्नर जनरल था, अब क्या कहा जाने लगा, भारत के प्रथम वायसराय। देखिए मैंने आपको बताया था जब ये चार्टर एक्ट में जब हमारा कंपनी के हाथों से सारी शक्तियाँ किसके हाथों में चली गई है, सम्राट, यानी कि किसके हाथों में, डायरेक्ट चली गई है सम्राट के हाथों में। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या कहलाने लगे हैं, वायसराय। ठीक है, तो वायसराय कौन है, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। जो लॉर्ड माउंटबेटन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने ही स्वतंत्रता कराई है। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, ओके, ये सब थोड़ा याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक बार और आपको रिवाइज करा दे रही हूँ। अगर पूछे बंगाल के गवर्नर कौन हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन है, वारेन हेस्टिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे संविधान के विभिन्न स्रोत। देखिए स्रोत से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक नंबर में मिलान के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, या अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है, या एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, देखिए जो संविधान के जो स्रोत हैं, ठीक है, संविधान के जो स्रोत हैं ये हमारे विभिन्न देशों से लिए गए हैं। ठीक है, विभिन्न देशों से लिए गए हैं। देखिए जो हमारा संविधान है, ना तो ज़्यादा ये कठोर है, ना तो ज़्यादा ये लचीला है। ठीक है, ना तो ज़्यादा ये कठोर है, ना तो ज़्यादा लचीला है, ये दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है और विश्व के कई देशों के संविधान से लिए गए हैं। सबसे ज़्यादा हमारे कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से, और जो विश्व के कई देशों से लिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। देखिए पूछ लेते हैं, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखिए जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये आपको पूरा ही याद करना है। ठीक है, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, ये भी कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। मूल अधिकार भी इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार भी। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, ये भी कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का उपबंध भी कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब नेक्स्ट आइए ब्रिटेन से क्या लिए गए हैं। देखिए ब्रिटेन से सबसे पहले आप याद करिए, विधि का शासन लिया गया है, एकल नागरिकता ली गई है। देखिए हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, लेकिन वही अमेरिका की बात करें यहाँ पे डबल नागरिकता है। ठीक है,
और क्या लिया गया है, संसद, यहाँ से और क्या लिया गया है, संसद शासन प्रणाली भी लिया गया है। और क्या लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार। ये सब तो आपको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। द्विसदनीय प्रणाली भी लिया गया है, विधायी प्रक्रिया भी, और परमाधिलेख, ये सब भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख, ये सब लिए गए हैं ब्रिटेन के, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, ये रूस जो पहले था पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य पूछा गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, USSR रूस से लिया गया है। जो प्रस्तावना के जो शब्द हैं, प्रस्तावना के हमारे जो शब्द हैं, एक सामाजिक हैं, आर्थिक हैं और राजनीतिक है। ये न्याय के आदर्श हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। याद रखिएगा, क्वेश्चन से बने हुए हैं कि पिछली बार ही बने हुए हैं, ठीक है, कि न्याय के आदर्श सामाजिक भी हैं, आर्थिक भी हैं और राजनीतिक भी हैं। याद रखिए क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। उद्देश्य की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की व्यवस्था पूछा गया, समवर्ती सूची पूछा गया है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं, कनाडा से क्या लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया, तो आप ये याद रखिए, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं, ये हमारा लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति भी, ये भी लिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये भी हमारे संघीय व्यवस्था भी हमारा कनाडा से लिया गया है। अब हम देखेंगे आयरलैंड के से क्या लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं, और राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति भी क्या लिया गया है, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा में कुल सदस्यों का जो नामांकन है ये भी हमारे आयरलैंड से ही लिए गए हैं। अब हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से भी पूछा गया है। संविधान संशोधन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन वहाँ पे हमारा क्या था, वहाँ से नामांकन में था कुछ सदस्यों का नामांकन, यहाँ पे निर्वाचन से है, तो निर्वाचन जहाँ पे आया तो आप क्या लगाएंगे, दक्षिण अफ्रीका। जापान में याद रखिएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया था। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है, क्या है, हमारा संविधान सबसे सर्वोच्च है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है, कहाँ से लिया गया है आपात उपबंध, मैंने क्या जर्मनी का नहीं पढ़ा है, तो आप याद रखिए जर्मनी के वाइमर या वीमर सिद्धांत से कहाँ से लिया गया है आपात उपबंध, याद रखिएगा जर्मनी के वाइमर या वीमर संविधान से। राष्ट्रपति के विचरात्र राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध लिया गया है, कहाँ से, कनाडा के संविधान से। यानी कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या कर सकता है, राज्यपाल द्वारा विधेयक, राज्यपाल क्या कर सकते हैं, अपने विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, किसका है, प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका का लिखित संविधान। देखिए अब यह उद्देशिका और प्रस्तावना आ गया, ठीक है। अब मैं इसको आपको नेक्स्ट डे कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। मेरा लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, आप फीडबैक जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। ओके देखिए, जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक पढ़ाते चली जा रही हूँ वैसे वैसे आप एक काम करिए, आप घटना चक्र पूर्वावलोकन सॉल्व करते जाइए। साथ में क्या करिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन सॉल्व करते जाइए, क्योंकि इससे क्या होगा, आप टॉपिक तो पढ़ रहे हैं साथ में आप क्वेश्चन भी लगाइए, ठीक है। इससे आपकी जो पकड़ रहेगी वो मजबूत होती चली जाएगी, ठीक है। टॉपिक के प्रति जो पकड़ रहेगी वो मजबूत होती चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने क्या कर लिया, टॉपिक भी पढ़ लिया और साथ में आपने क्वेश्चन भी लगा लिए, ठीक है। आप लोग अच्छे से रहिए, खूब पानी पीजिए और हेल्थ सही रखिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।